दोस्तों, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज संजीव कुमार मिलेंगे हरिशमन विष्ट जी से, जिनको कौन नहीं जानता। एक मजे हुए कथाकार, उपन्यासकार, एक जग पूरे संसार में, हिंदी संसार में जाने माने व्यक्तित्व, और दिल्ली हिंदी अकादमी और शायद भोजपुर भोज अकादमी भोपाल में, इन दोनों स्थानों पर आप रहे और आप पूरी तरीके से साहित्य को समर्पित। स्वागत है हरिशमन जी, और बहुत बहुत आभार। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दे दिया, अपने बिजी शेड्यूल से। तो आपका स्वागत है अनुस्वार मंच पर, और हम चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल आपसे बात करते हुए की जाए। तो पहला सवाल जो लाजिमी है वो है कि आपका लेखन कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, और प्रेरणा कैसे मिली आपको? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने इस चर्चित मंच पर आमंत्रित किया, और अनुस्वार का भी मैं आभारी हूँ। अनुस्वार की तरफ से भी मुझे उसमें छपने का और उसमें पढ़ने का मौका मिलता है। जहाँ तक मेरा लेखन का है, मेरे लेखन की शुरुआत बचपन से ही हुई है। जिस परिवेश में मैं पला बढ़ा, उस परिवेश में बहुत कुछ है सीखने को, जानने को और करने को। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं, और लगातार हम इस बात को कहते हैं कि समाज एक दर्पण होता है, जिसमें आप चित्र देखते हैं, चित्रों में बहुत सारे रंग देखते हैं, और उसके साथ साथ ही एक धारणा और भी बनती है कि उसमें मानवीय सरोकार कैसे है, मानव जीवन कैसा है। तो जब आपका जो माहौल है, प्रवेश है, जब ये सवाल आपसे करता है, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक बुलबुलाहट होती है, एक जानने की उत्सुकता होती है कि मैं इन प्रश्नों का हल ढूंढूं, मुझे ये प्रश्न चाहिए, इनके उत्तर चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा जो पृष्ठभूमि है, मेरा जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ वो पहाड़ है। पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, हरे भरे होते हैं, नदियां होती हैं, हिमालय है, पहाड़ है, दूसरी तमाम जो खूबसूरती है वो पहाड़ की है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पहाड़ में पैदा हुआ हूँ। बहुत सुंदर। और पहाड़ की ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को प्रभावित करती है। आप उनको देखते हैं। होना तो मुझे ये चाहिए था कि प्रकृति से मुझे प्रेम है, प्यार है, तो मुझे सुमित्रानंदन पंत की तरह एक कवि पुत्र होना चाहिए था। लेकिन मैंने इन खूबसूरती को जज्ब किया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी करना है। तो मेरे जो लेखन की शुरुआत हुई वो एक अखबार से हुई, अखबार में एक लेख से हुई। वो लेख था मेरा गांव कितना पुराना कितना नया। एक प्रतियोगिता में के लिए वो मैंने लिखा था, और मुझे उसमें सफलता मिली थी। और लोगों ने मुझसे कहा कि ये लेख तुमने बहुत अच्छा लिखा, बहुत पुरस्कार भी इस पर मिला है, तो तुम्हें लिखना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे लिखने की शुरुआत की, और मैं प्रोत्साहित हुआ और आगे बढ़ा। तो मैंने उस लेख के अतिरिक्त जो प्रकृति का मुझ पर प्रभाव था, जो सामाजिक सरोकारों का जो एक मुझ पर प्रभाव था, उससे मैंने वहां पहले उस लेख के बाद लोकगीत लिखने शुरू किए। वो लोकगीत वहां गाए भी गए। हमारे क्षेत्र में एक बहुत लोकप्रिय चर्चित लोक गायक थे लाल सिंह भंडारी। उन्होंने मेरे उन लोकगीतों को गाया भी था, तो ये भी अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी,
तो 1980 में मेरा पहला उपन्यास ममता प्रकाशित हुआ था। और ममता बहरहाल वो मेरा पहला लेखन था, और उससे मैं अपने कोई बड़ा उपन्यास या उस तरह का कोट नहीं करता, क्योंकि एक मुख्य प्रमुख पहली रचना थी, और उसको उस रूप में मैं लेता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गिनती में जरूर करता हूँ कि एक पहला उपन्यास मैंने लिखा था, जिसमें पहाड़ के जीवन के जिन सरोकारों की बात मैंने कही कि मानव कैसा होना है, मानव जीवन के सरोकार कैसे होने चाहिए, उसमें मैंने रखने की कोशिश की। ये मेरे जीवन की शुरुआत रही। बहुत सुंदर। तो प्रथम प्रकाशित रचना आपकी जो है ना, वो एक आलेख की, और आपने इतनी सारी विधाओं में काम किया है, कहानी भी, उपन्यास भी, संस्मरण भी, साक्षात्कार भी। तो कैसे इतनी विधाओं की तरफ आपका झुकाव हो गया और कविता छूट गई? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। जब तक मैं पहाड़ में था, यानी 1977 तक, मैंने 12वीं करने तक मैं पहाड़ में रहा, तो मैंने बताया कि मैंने लोकगीत भी लिखे, और छुट-पुट मैंने उस लेख से मैं प्रोत्साहित हुआ, और मैंने लेखन शुरू किया, और कहानियां भी मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब उपन्यास मेरा प्रकाशित हुआ, तो उससे लोगों ने कहा कि जिनको मैंने पढ़ने के लिए दिया कि तुम एक अच्छा उपन्यास लिख सकते हो। ये मेरा प्रोत्साहन मुझे जो मिला, एक रास्ता इसने तय किया। और जी। उसके 77 में मैं जब दिल्ली आ गया था, तो मेरे पिताजी दिल्ली में शिक्षा विभाग में थे, न्यूटन मराठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो वो मेरे पिताजी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, जी। और बहुत आधुनिक विचारों के थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ आने के बाद किताबें पढ़ने को दी, जिसमें माँ, गोरकी का माँ था, और युद्ध और शांति था। और मेरा जो 1970 के बाद पहला जो बर्थडे है, उस पर उन्होंने मुझे किताब भेंट की, पिरीमुल कादिरेव की, बाबर। और वो उन्होंने, मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे भेंट किया था। ये किताब मेरे पास आज भी रखी हुई है। और मैंने जैसा कि कहा कि मेरे पिताजी खुद पढ़ने लिखने के शौकीन थे, तो उन्होंने मुझे जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, कामायनी का जो पाठ था, वो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया था। जीवन में आनंद, श्रद्धा, सुख जो है, उस किताब से मैंने सीखा, उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। स्त्री पुरुषों के संबंध क्या होते हैं, उसी किताब को पढ़ने पर मेरे पिताजी ने मुझे जीवन के उन गुप्त जो रहस्य जिनको हम मानते हैं, चीजें जिन्हें मानते हैं, उनके तमाम चीजों के बारे में बताया कि वास्तव में जीवन का आनंद क्या है। तो धीरे धीरे जब मुझे पूरा साहित्य, गद्य साहित्य पढ़ने को ही मिला, तो मेरा रुझान उसी तरह बढ़ता गया। लेकिन इस बीच क्या हुआ, संयोग से गाड़ी वालों का कटरा था एक उपन्यास, रूसी, जिस जो कुपरिन का उपन्यास था, उसको मैंने पढ़ा। तो उसने मेरे जो सोचने की जो पूरी शक्ति थी, जो दिशा थी, जो विचार मेरा था, वो बिल्कुल बदल गया। तो गाड़ी वालों का कटरा मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उपन्यास मानता हूँ, जिसने मेरे जीवन को बदलने में बड़ा काम किया। तो ये धीरे धीरे जब गद्य साहित्य पढ़ने को मिला, तो उसके बाद अब हम हिंदी साहित्य में प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, शैलेश मटियानी हैं, इन तमाम लोगों को हम अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। लेकिन वो कक्षा तक ही, क्लास की जो विषय थी, वहीं तक सीमित होते थे। लेकिन जब मेरे फादर ने मुझे गाड़ी वालों का कटरा, युद्ध और शांति, माँ जैसी किताबें दी, तो मेरा सब कुछ बदल गया। हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये मुझे पढ़ने का जो मौका दिया, और मेरे पिताजी ने मुझे इस तरह प्रोत्साहित किया, तो मुझे इस तरफ बढ़ने के लिए मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वो खुद पढ़ते थे और बहुत दूर की सोचते थे। तो उसका असर हमने अपने जीवन में स्वीकार किया। आप ये कविता की विधा को क्यों नहीं सेलेक्ट कर पाए? कुछ विशेष रीजन, कारण बताएंगे, या कोई अचानक ही ऐसा हो गया? नहीं, ये सब
मुझे ये लगा कि कविता का मैं बहुत अच्छा पाठक हूँ, लेकिन गीत भी मैंने लिखे और आज भी मैंने कई फ़िल्मों के लिए गीत लिखे हैं, लेकिन मैं कविता को अपने मन मन लिख नहीं पाया, मैं कभी बन नहीं पाया। जिससे मुझे मलाल भी है कि मुझे अच्छी कविताएँ लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कभी उस तरह का प्रयास किया भी नहीं, केवल मैं गद्य विधा तक ही सीमित हो गया। और जो विशेष कोई ऐसा कारण भी नहीं था, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र से सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवि पैदा हाँ, होते हैं, और क्या। उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, लेकिन मुझे प्रकृति ने उस तरह प्रभावित तो किया, लेकिन मैं उसका उस रूप में दोहन जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं नहीं कर पाया। हाँ। ये मैं अपनी कमजोरी भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक महान कवि के क्षेत्र में मैं पैदा हुआ, ये मैं अपना सौभाग्य भी मानूं। आप अपनी किन कृतियों का उल्लेख करना चाहेंगे? शुरू में जो मेरी पहली जब कहानी के क्षेत्र में हम देखते हैं, तो मेरी जो सबसे चर्चित कहानी रही वो रही आग। आग कहानी को बहुत पसंद किया गया था। और उसके बाद जबकि मेरा उसके बाद 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। एक कहानी मेरी आई जिसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने एक अच्छी कहानी लिखी, वो थी मछरंगा। मछरंगा कहानी को मैंने अपनी एक पहली कहानी तो नहीं मान सकता, लेकिन एक अच्छी कहानी लिखने का जो मुझे सौभाग्य या मुझे प्रेरणा मिली या जो मैं लिख पाया, वो मछरंगा कहानी है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो मछरंगा शब्द है, वो आप यदि डिक्शनरी ढूंढेंगे तो आपको मछरंगा शब्द नहीं मिलेगा। है ना? और क्या शब्द? जी। और ये मैंने शब्द ना कुमाऊनी का है, ना संस्कृत का है, ना हिंदी का। ये शब्द मैंने खुद गढ़ा था और काफी चर्चा में भी रहा। और ये कहानी मेरी बहुत पसंद की गई। प्रेम कहानी है और पहाड़ के जीवन का जो कठोर जीवन है, जो उसका सच है, उस कहानी में रखने की कोशिश की थी। इस पर नाटक भी हुआ है, इस पर वर्कशॉप भी हुए, इस पर फिल्म का प्रयोजन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये बेहतरीन कहानी मैं अपने इसे मानता हूँ। और फिर आते हैं उपन्यास की तरफ। तो जैसे मैंने कहा कि उपन्यास मेरा ममता पहला उपन्यास था, इसे अपनी एक अच्छी कृति नहीं मानता। आपकी आवाज नहीं आ रही। आएगी, अब आ रही है? हाँ जी, अब आई है। हाँ जी सर। तो जो उपन्यास जब लेखन की शुरुआत मैंने की, तो आसमान झुक रहा है उपन्यास मैंने लिखा था, जो पहाड़ के महिलाओं का ही नहीं कि पूरे भारतीय जीवन संदर्भ पर, पूरा वैश्विक स्तर पर स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार पुरुष वर्चस्व वाले समाज में किया जाता है, उस उपन्यास में इसका मैंने जिक्र किया था। और शैलेश मटियानी ने इसकी भूमिका भी लिखी थी और इसका फ्लैप भी लिखा। सारिका जैसी पत्रिका में इस पर एक लेख भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें पाली पछाऊ का क्षेत्र, जो रानीखेत के दक्षिण का क्षेत्र पड़ता है और जो मेरा क्षेत्र है, उसकी उसकी मिट्टी की खुशबू, वहाँ की हवा की गंध और तमाम चीजें इसमें पाली पछाऊ की मिलती हैं। तो ये निश्चित बहुत तौर पर सुंदर जगह है, मैं भी जा चुका उपन्यास की हूँ। बहुत सुंदर जगह है सर, मैं भी जा चुका हूँ। बहुत सुंदर जी। जी। फिर ये उपन्यास 1990 का वन ऑफ द बेस्ट नावल माना गया था और इसकी जो समीक्षाएं थी, लगभग हिंदी की सभी पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं छपी थी, अंग्रेजी में इस पर रिव्यू छपी थी और एक बहुत अच्छा उपन्यास ये माना गया था। इसके बाद इसके प्रोत्साहन के बाद मैंने जो अगला उपन्यास लिखा वो था आछरी माछरी। आछरी माछरी बहुत चर्चित उपन्यास मेरा रहा और इसका अंग्रेजी में भी और कई भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है, इसको मंचित हो चुका है, कई इस पर शो भी हो चुके हैं। और इसमें भी मैंने आजादी के बाद महिलाओं की जो स्थिति है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आछरी माछरी का हिंदी में क्या अर्थ होगा? देखिए, मेरे जो शीर्षक हैं बड़े उटपटांग शीर्षक। आछरी तो
आचरी एक्चुअली एक जो भूटिया महिला है, लड़की है, अच्छा उसका नाम आचरी है। और माछरी शब्द मैंने इसके साथ वैसे ही जोड़ दिया था जैसे चाय वाय, अच्छा, खाना पीना। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। और जब इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो इसके शाब्दिक अर्थ निकल जाते हैं। एरी गहरी औरत। ओके। तो एरी गहरी औरत हमारे समाज में महिला की क्या स्थिति है, ये इस उपन्यास में मैंने रखने की कोशिश की। और बहुत अच्छा उपन्यास ये माना गया। और अंग्रेजी और नेपाली के वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो बहुत ख्यातिनामा व्यक्ति हैं, हाँ मन प्रसाद सुब्बा। इन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, द सागा ऑफ ए माउंटेन गर्ल। और जी। इस उपन्यास ने मुझे काफी, अंग्रेजी में भी काफी इसकी चर्चा हुई है और अंग्रेजी में काफी लेख इस पर लिखे गए हैं। तो आचरी माचरी एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया। फिर आता है बीच में मेरे और उपन्यास भी आए थे, लेकिन मैं उनका जिक्र न करके, आपने कहा कि कोई बेस्ट उपन्यास है। फिर मेरा उपन्यास आया था बसेरा। बसेरा उपन्यास मैंने लिखा था निठारी कांड पर। निठारी कांड लगभग किसी से अपरिचित नहीं है, सभी लोग उसके बारे में जानते जी हैं। जी। लेकिन इसमें मैंने उस तरह का खून खराबा रखने का प्रयास नहीं किया। मैंने इसमें 90 दशक में, उस दशक में जब भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ था, जी और जो हमारे सरोकार थे, जो हमारे मानवीय सरोकार थे, जो हमारे आपसी संबंध थे, जो हमारी समाज में विकृतियां आ रही हैं या अच्छाइयां आ रही हैं, एक सवाल इस उपन्यास के माध्यम से मैंने खड़ा करने का प्रयास किया था। निठारी कांड को केंद्र में जरूर रखा गया था। उसमें यह कहा गया था कि जब जब भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में विकास हुआ है और इस तरह की घटनाएं लगातार वहां होती आई है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है और है भी। लेकिन इस तरह की घटनाएं दुनिया में और जगह भी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ नए तरह का था। और हमारे, चूंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, पर शांति पर विश्वास करता है, अहिंसा की प्रवृत्ति को हमारे यहाँ बढ़ावा मिलता है, तो उस देश में इस तरह की घटना होना अपने में एक बड़ी घटना मानी गई है। बड़ी घटना तो थी जी। उसको लेकर ये उपन्यास मैंने लिखा था, बसेरा, जो निठारी कांड को लेकर। बड़ा फिर आता है मेरा बड़ा तीक्ष्ण कथानक है इसका। जी जी। तो खासकर इसमें नोएडा के आसपास का, निठारी के आसपास का जो जीवन है, उसको मैंने रखने की कोशिश की है। फिर मेरा एक उपन्यास और आया है, 32 राग गाओ मौला। हाँ ये 32 राग गाओ मौला 2021 में आया था। बहुत अच्छी चर्चा इसकी रही, पाठकों ने बहुत पसंद किया है। मैंने भी थोड़ा इसके पढ़ा पसंद है। करने के कारण यह है कि ये जब उत्तर पश्चिम भारत में गोरखा शासन आया था, और जिस शासन को उत्तराखंड में, या कुमाऊं, तब उत्तराखंड नहीं था, कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत क्रूरतम शासन के रूप में इसे जाना जाता है। उस पीरियड में जब टेहरी महाराजा के दरबार में एक थे मौलाराम, जो कि प्रतिष्ठित कवि भी थे, पेंटर थे, और इतिहासकार थे, राजनीतिक थे, और उससे बड़ी बात है कि वो अय्यास भी थे। वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उस पीरियड में उभरा था, जिसने गढ़वाल के जीवन को बचाने के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। और उसने गोरखाओं से भी उसी तरह व्यवहार किया। गोरखा भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो उस बड़े रचनाकार के एक जीवन के खास पीरियड को 1962 से लेकर 1812 तक, 1762 से 1812 तक का जो पीरियड उनका बनता है, उसको लेकर मैंने उपन्यास लिखा, जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव, दुख सुख, किस तरह मनुष्य मानव जीवन के साथ क्रूरतम व्यवहार किया जा सकता है, उस पीरियड को मैंने इस उपन्यास में रखने की कोशिश की है। तो 2021 में इस उपन्यास की बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आपने भी देखा कि एक साल में लगभग 18-19 समीक्षाएं इस पर प्रकाशित हो चुकी हैं। तो लोग पढ़ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। इधर एक बात और मैं कह देता हूँ, एक उपन्यास मेरा और आया है, अपने अरण्य की ओर। ये
उपन्यास बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास है, और उपन्यास में एक प्रयोग भी मैंने किया है। प्रयोग ये किया है कि ग्रामीण जीवन से, भारत के किसी भी ग्रामीण जीवन से महानगरीय जीवन में जब कोई युवा आता है, तो उसका किस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह वो उसका शोषण होता है, किस तरह उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन फिर भी युवा है और वो बहुत ऊंची सोच रखता है। कोई भी युवा हो, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई तीसरा हो, हम जब ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन में आते हैं, बड़ी बड़ी सपने देखते हैं, उन सपनों को हम कितना साकार कर पाते हैं, कैसा परिवेश में मिल पाता है, इस उपन्यास में मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। अभी इस बार एक दो ही समीक्षाएं आई हैं, लेकिन लोगों जिन्होंने भी इसको पढ़ा है अपनी अच्छी राय दी है। ये मेरा पूरा जो मैंने बताया कि कहानी और उपन्यास का जो मेरा प्रमुखता से मैंने बताया, जबकि एक उपन्यास मेरा जिक्र करना, मैं आप कहेंगे कि उसे इजाजत करें तो मैं बता देता हूँ। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी आ गया है, भीतर कई एकांत। ये बिल्कुल अलग तरह का उपन्यास है, एक बूढ़े की कहानी है। हमारे समाज में जिस तरह आज बूढ़े लोगों के साथ, वृद्ध लोगों के साथ हम एकाकी जीवन जी रहे हैं, वृद्धों का जीवन कितना दुरूह हो गया, कठिन हो गया, उस जीवन को इसमें रखने की कोशिश की गई है। वो बूढ़ा जो भारत की आजादी का 1947 से लेकर आज तक का गवाह है, उसके जीवन का एक पक्ष मैंने रखने की कोशिश की है। यानी एक बूढ़े का मनोविज्ञान को मैंने पकड़ने का पूरा प्रयास किया है। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद आ गया, इट्स ऑल सॉलिट्यूड विद इट। ये मेरा उपन्यास और कहानी लिखन का था। बहुत सुंदर। मैंने एक चीज देखी है कि आपकी कहानियों के जो कथानक होते हैं या जो विषय वस्तु होती है वो बड़ी गूढ़ होती है, और उस गूढ़ विषय वस्तु को या कथानक को लेकर के आप बड़ी सरल तरीके से उसको अपने उपन्यासों में बिखेर जाते हैं। कैसे ये स्किल्ड राइटिंग आपकी बनी? हाँ, ये है, शुरू में भाषा जो है, ये बात जरूर कही जाती है कि मेरा कहानी लेखन के लिए बिल्कुल अलग भाषा का प्रयोग मैं करता हूँ, और लोग पहचानते हैं कि ये कहानी मेरी है। यदि उसका कोई पोर्शन उठा के आप रख देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये उसकी विशिष्ट की कहानी है। ये तो कहा आप विशिष्ट। हाँ, ये कहानी शुरू में मैं भी बिल्कुल जो भाषा हम पढ़ रहे थे, जो प्रेमचंद की भाषा को हम पढ़ रहे थे, या जैनेन्द्र की भाषा को पढ़ रहे थे, या दूसरे जो कथाकार थे, शैलेश मटियानी, तमाम लोगों की रचनाओं को जो मैं पढ़ रहा था, तो उसी तरह की चीजें मैंने लिखने का प्रयास, हम लिखते हैं, कोई भी हो वो उसको लिखता है। जब धीरे धीरे प्रयास हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचने लगते हैं, और भाषा मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहूंगा कि लेखन कोई सीखने की चीज नहीं होती है, लेकिन एक जन्मजात एक गुण है, वो आप में आता है, जिसको गॉड गिफ्ट भी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास न भी करें तो फिर भी कहीं ना कहीं हमको लिखने की एक अलग सी शक्ति होती है। हाँ, जो आपने लिखा है उसकी भाषा का शुद्धिकरण, उसको परिमार्जित आप जरूर करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो भाषा जो है वो जितना आप उसको मांसते जाएंगे, वो भाषा उतनी ही मजबूत, सुदृढ़ और बनती जाएगी। आप किस तरह भाषा लिखते हैं, ये आप जब इतना प्रयास करेंगे, भाषा उसी रूप में परिष्कृत होके आएगी। और मैंने भी यही किया है। मैं शुरू में तो जब मैं कहानी लिखता था तो एक कहानी को लिखने के लिए 2-2, 3-3 ड्राफ्ट करना पड़ता था। तब हाथ से ही लिखते थे, तब टाइपिंग की इतनी सुविधा भी नहीं थी। आज तो हम लैपटॉप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तब तो एक हाथ से ही ड्राफ्ट बनाने थे। लेकिन आज जब मैं लिखता हूँ तो लगातार मैंने इधर 2-3 उपन्यास किए, तो मैं जब फर्स्ट ड्राफ्ट लिखता हूँ, टाइप करके खुद ही टाइप करता हूँ, और उसके बाद एक बार मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ज्यादा मैं उसको पढ़ने का वो नहीं करता। मुझे लगता है कि जो मैंने लिख दिया वो ठीक है। नहीं, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं भी ये सोचता हूँ कि जो चीज लिखी जा चुकी है उसमें कहीं पर अगर पंक्चुएशन मिस्टेक है तब तो ठीक है, अदरवाइजली सब्जेक्ट में चेंज नहीं करना चाहिए या घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो मौलिकता है विचारों की या अभिव्यक्ति की वो जरूर प्रभावित होती है। जी जी जी। अच्छा, कथानक के बारे में अगर बात करें
तो आप कैसे गूढ़ कथानक जो है ना आप चुन लेते हैं? सामाजिक परिवेश से कितना प्रभावित होते हैं आप ऐसे समय पे? अ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कथानक कथानक जो है वो कहीं से उठाने की चीज नहीं होती। मुझे जो लगता है, जो मैं सोचता हूँ, और इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ और लोग हंसते भी हैं कि यार तुम एक ही इसी बात को दोहराते हो। तो मुझे लगता है कि लिखता वही है जिसके दिल में ठेस हो, तनाव हो, लगाव हो, दर्द हो। बिल्कुल। तमाम परिस्थितियों से जब व्यक्ति गुजरता है तो निश्चित तौर पर चीजों को उसी तरह से देखता है। आप कितने संवेदनशील हैं, जी। ये आपकी रचनाओं में उभर कर आता है। जी। चीजों को आप तभी पकड़ पाए जब आप जितना संवेदनशील होंगे। आप जी। संवेदनशील नहीं होंगे तो आप चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि जब कोई चीज मुझे हॉन्ट करती है तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ और मैं उसमें मानवीय सरोकारों को देखने लगता हूँ। मेरे बिल्कुल। लिए मेरे लिए जो लेखन है वो मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्य के को स्वीकृत करना है, मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना है, मनुष्य को मनुष्य होने का बताना है। क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए हैं। हम उससे पहले क्या थे क्या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं इतिहास को पढ़कर, इतनी चीजों को समझकर एक चीज बात कह सकता हूं, हम व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति के रूप में आज हम मौजूद हैं, लेकिन व्यक्ति होना ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति होने से बड़ा बिल्कुल सही बात है। मनुष्य होना बहुत जरूरी है। जी। जी। मनुष्य, हमारे पास एक ही आज हुआ है, वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को, ये जो एक मनुष्य था उसको हमने मार दिया, और जो उनकी विचारधाराएं हैं वो आज हम उन विचारधाराओं को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आज हम समाज में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, जो हमारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिन मूल्यों के लिए गांधी ने अपने जीवन को लगा दिया, जिस भारत के लिए, आज उस देश की स्थिति को आप समझिए। तो ये तमाम चीजें एक मनुष्य बनाने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य होने के लिए मैं तमाम चीजों को देखने की कोशिश करता हूँ, उसी दृष्टि से देखता हूँ और अपने रचनाओं के लिए उसी तरह का कथानक तैयार करता हूँ। तो ये मेरा पूरा दृष्टिकोण रहता है कि जो भी मैं लिखूं, मनुष्य के लिए लिखूं, मनुष्य को स्थापित करूं। और मनुष्य होना अपने में बहुत बड़ी बात है। हम क्या मनुष्य रह पाए हैं? अब हम अपने से सवाल करें, क्या हम मनुष्य हैं? ये सही। मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए, और होंगे क्या अभी। बिल्कुल आओ बिल्कुल बिल्कुल। विचारें हैं आज मिलकर ये समस्याएं हैं सभी। इन समस्याओं पर हम्म। चर्चा की आवश्यकता है जरूर। पात्रों के चयन के संबंध में आप क्या विशेष ध्यानाकर्षक बिंदु बताना चाहेंगे? नहीं, पात्र तो जो भी होंगे वो समाज के बीच से ही होंगे। जो विशेषकर मैंने अपनी रचनाओं में महिलाओं को और जो समाज के पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, मैंने उनको रखने की कोशिश की है, उनका पक्ष हमेशा रखने की कोशिश की है। और खासकर मेरी रचनाओं, मेरी कहानियों में, मेरे उपन्यासों में जो है वो पूरा पहाड़ व्यक्ति, एक व्यक्ति मेरी रचनाओं में नहीं होता। मैं व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में मैं रचनाएं नहीं करता, एक व्यक्ति को आधार केंद्र में रखकर रचना नहीं करता। मेरी रचनाओं में पूरा परिवेश मौजूद होता है। अच्छा। पूरा प्रवेश में बोलना चाहिए। यदि मैं ये भी कहता हूँ, मैंने ऋषि कहानी के बारे में पढ़ा है कि यदि आप इस बंद कमरे में हैं और बिल्कुल शून्य की स्थिति में है और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो पिन के गिरने की आवाज को भी ऋषि साहित्य में दर्ज किया गया है। तो ओके। मेरी भी एक कोशिश रहती है, जिस समाज में मैं हूँ, जिस समाज में जिन चीजों को मैं देख रहा हूँ, उनको यथावत रखूं। यथार्थ रख देना ही नहीं है, लेकिन उसमें जो मूल्य है उन मूल्यों को स्थापित करना भी है कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते? तो ये चरित्र अपने आप आते हैं, और चरित्र आपको अलग से लाने नहीं पड़ते, पूरे परिवेश में मौजूद है, वो किसी भी वर्ग का हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मुझसे बार बार कहा जाता है कि तुम महिलाओं को
मेरे उपन्यासों में महिलाओं का ही पक्ष रहता। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में जिनका प्रतिनिधित्व 50% है, उन 50% महिलाओं के लिए कानून बनाने का अधिकार अभी तक केवल पुरुष वर्ग को ही है। ऐसा क्यों? उनको भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जितना पुरुष का अस्तित्व है उसी तरह उनका भी अस्तित्व है, उनकी भी एक आइडेंटिटी है, उनको बराबर के हक मिलने चाहिए। लेकिन मेरे जो पात्र हैं, जो महिला पात्र हैं, वो खासकर ग्रामीण परिवेश से ही आती हैं या समाज के निम्न वर्ग से वो महिलाएं आती हैं। लेकिन मेरे उपन्यासों में कोई भी महिला वो जो ऊपर अपर क्लास की है, वो उस क्लास की महिला का कहीं भी मेरे उपन्यासों में कहीं भी जिक्र नहीं होता, क्योंकि उस समाज का अनुभव मुझे नहीं है। मैं जिस समाज से आया हूँ उस समाज का अनुभव ही मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पात्रों का चयन का आपने कि अगर हम अपने संज्ञान में जो लोग हैं, जो पात्र हैं या जो कैरेक्टर्स हैं, उनके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वास्तविकता का जो अंश है वो कम होता चला जाएगा, कम होता जाएगा, काल्पनिकता बढ़ती जाएगी। जी, पात्रों के चयन में वास्तविक पात्र और काल्पनिक पात्रों के क्या डिफरेंस होगा या क्या परसेंटेज होगी आपको? देखिए, काल्पनिक आप जो जिस समाज में रह रहे हैं, आपको पात्र तो उसी समाज से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक मनुष्य के निर्माण करना है, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है। आप वायवीय जीवन को नहीं जीना चाहेंगे, वायवीय जीवन के पात्रों को भी आप नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि वायवीय रखेंगे तो उसी तरह की आपकी रचनाएं होंगी, जमीन से पर जुड़ी हुई नहीं होंगी। आपको अपने जमीन पर खड़े होकर ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये एक समाज में खड़े होकर ही आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और तभी उसमें आपकी हार और जीत तय होती है। और यदि हम कहें कि हम हवा में लड़ते रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ना हम कोई युद्ध जीत पाएंगे और ना हम कोई सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जमीन तो चाहिए। कहानियों में जो परिवर्तन आया था प्रेमचंद युग के बाद, आधुनिक कहानी, उसमें ऐसा समझ में आता है या ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कई बार कि जो परिवर्तन कहानी में आना चाहिए था इतने 30-40 सालों के बाद, वो कहीं अच्छी मजबूत आकार नहीं ले सका, रूप में नहीं आ सका। तो क्या आप समझते हैं कि कहानी में अब परिवर्तन की आवश्यकता है, शैली में या भाषा में या विषय वस्तु में? देखिए, भाषा और विषय वस्तु, देखिए आप जिस समाज में रह रहे हैं उन समाज के जो भी प्रत्यक्ष में चीजें उठती हैं आप उनके बारे में सोचते हैं। आजादी के बाद नेहरू जी ने जब औद्योगिक क्रांति की बात की थी, औद्योगिकरण, पाश्चात्य औद्योगिकरण को भारत में लाने का प्रयास किया था, तो वो एक स्पष्ट जो दृष्टिकोण था वो ये था कि हम पूर्ण रूप से अपने पांव पर खड़े हों, अपने को आर्थिक रूप से संबल बनाकर रहें। उसमें नेहरू का बड़ा योगदान है। लेकिन जो औद्योगिकरण, पाश्चात्य औद्योगिकरण हमारे देश में आया, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक आयात भी हुआ, वो सांस्कृतिक आवाज, पाश्चात्य सांस्कृतिक हमारी चीजें हमारे यहाँ आई हैं, जो धीरे धीरे हमें प्रभावित करती रही है। और वो सांस्कृतिक प्रभाव होने के कारण हमारी सोच, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन पर फर्क पड़ा है। यदि हमारे पूरी सोच में फर्क पड़ा है तो हमारे लेखन में भी फर्क पड़ा है। उस पीरियड में जितने भी कहानियां लिखी गई वो उसी तरह की कहानियां लिखी गई जिसमें समाज को आर्थिक रूप से सबल बनाने के प्रयास किए गए। उसमें महिलाओं को भी उतना ही समर्थन मिला जितना पुरुष को मिल रहा था। तो उसमें महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो कहानियां लिखी गई थी वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण कहानियां लिखी गई थी और बहुत अच्छी कहानियां उस दौर में लिखी गई। लेकिन उस कई तरह के आंदोलन चले। उन आंदोलनों में क्या हुआ कि वो आंदोलन चलते रहे लेकिन विकास की जो स्थिति है वो पीछे छूटती गई। क्या सही मायने में जितनी क्रांतिकारी कहानियां हम लिख रहे हैं, क्या सचमुच में भारत के
पूरे भारतीय जीवन में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही, पूरे संपूर्ण भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या मूलभूत परिवर्तन आया है या हम केवल आंदोलन तक ही सीमित होकर रह गए हैं? ये सवाल बहुत कठिन सवाल। यदि मूलभूत परिवर्तन आ चुका है तो क्या हमें आगे कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि नहीं। कुछ क्षेत्रों में हमारी महिलाओं ने, हमने विकास किया है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिनको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम भी नहीं है। हम विकास की बात, प्रगति की बात तो बहुत दूर की बात है, हमें अपने अधिकारों की बात नहीं है। हमें खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता, हम किन अधिकारों की बात करेंगे? तो ये स्थिति भी हमारे देश में आज अभी भी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें अपने पूरे लेखन पर पुनर्विचार करना चाहिए, नए तरह से चीजों को समझना चाहिए। जो इधर भूमंडलीकरण के दौर के बाद जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं, जो देश में पूरी तरह से परिवर्तन आया है, जो भौगोलिक रूप से हम एक गांव के, पूरी दुनिया गांव, वैश्विक गांव के रूप में हम तब्दील हो रहे हैं, ये इससे हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, जो मूल्य हैं, वो टूटे हैं या नए तरह से मजबूत हुए हैं, या उन्होंने नया रूप धारण किया है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जब तक हम नहीं सोचेंगे, मुझे लगता है कि हमें इस तरफ सोचना चाहिए और उसी तरह की रचनाएं हमें करनी चाहिए। मुझे इन बातों पर विचार करने के साथ कभी ऐसा लगता है, वैसे तो मैं गद्य में मेरी पैठ नहीं है और ना मैं ज्यादा लिख पाया हूँ अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आधुनिक कहानी की जो बिखराव है, उस बिखराव को संयत करके एक पक्ष में या एक रूप में या विभिन्न रूपों में थोड़ा कंसोलिडेट, जिसको कहते हैं ना, कंसोलिडेट करने की जरूरत होती है। भले ही उससे कोई नया ढर्रा निकले, नई शैली निकले या ना निकले। जी नहीं, इस बीच पे जो भी रचनाएं आई, जो आंदोलन से जो रचनाएं उभर कर आई, बहुत महत्वपूर्ण रचना आई हैं और एक सकारात्मक पक्ष को लेकर आगे आई हैं। उससे हमारे समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आए, देखने को मिला है। महिलाओं को उनके अधिकार भी मिले हैं, महिला ने अपने को समझा है, अपने अस्तित्व को समझा है, पहचाना है, वो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन तो आया है। लेकिन वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व, पूरे ग्रामीण क्षेत्र का, पूरे भारत का, पूरे शहरों का प्रतिनिधित्व करती हुई कहानियां लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है। तो पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम एक बेहतरीन रचना, एक ऐसी कालजयी रचना दे पाए। तो हमें अभी उस तरफ, चूंकि परिवर्तन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, समय बदल रहा है, तो हमें उसी चीजों को भी उसी रूप में देखना चाहिए और देखने की जरूरत भी है। एक और प्रश्न बनता है साहित्य को देख करके या लोगों से चर्चा करके, वो ये कि कथानक धीरे धीरे सीमित से होते जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ कार्य किया ही नहीं गया है या बहुत आंशिक रूप से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियरी के विषय पर कितनी रचनाएं आई, बहुत सीमित। तो पर्यावरण पर या इन तरीके के सब्जेक्ट मैटर पे, भ्रष्टाचार के सरफेसियल मैटर जिन्हें कहना चाहिए, ऊपरी धरातल पर जो दिखते हैं मैटर, वो तो आ जाते हैं, लेकिन गहराई तक किसी ने खोजबीन करने का प्रयास नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के नए विषयों में लेखकों को उतरना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्न, सवाल आपने किया है, और ऐसे सवाल की जरूरत भी है। सही मायने में अभी तक हम कुछ ही आंदोलन खड़े कर पाए हैं, चाहे वो दलित आंदोलन हुआ हो, उसमें हमने सफलता मिली है, और उसके बाद महिला आंदोलन हुए हैं, सशक्तिकरण के आंदोलन हुए हैं, उस तरफ भी हमने अच्छी प्रगति की है, अच्छी रचनाएं, अच्छी चीजें समाज में आई हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो साहित्य के लेखन से बिल्कुल अलग हैं, जो छूटे हुए हैं, जिन पर लिखने की धृष्टता कोई नहीं करता। उन क्षेत्रों में भी उन तमाम मुद्दों को, उन मूल्यों को तलाशना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा किया कि जो ज्यूरिडिक्शन है, जो हमारा न्यायिक जो क्षेत्र है, उस पर तो कोई लिखना ही नहीं चाहता। पता नहीं, एक डर ऐसा है, वो लिखने की जरूरत है। क्या उसमें सब अच्छा ही है?
या सब खराब खराब ही है, वो जब तक उन चीजों की पड़ताल नहीं होगी तब तक आम आदमी तक, पाठकों तक वो चीजें नहीं जाएंगी। तो उस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र हैं अभी तक हमारे यहाँ जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं, बिल्कुल मैं अलग हटकर बात कर रहा हूं आपको, कि अभी तक जितना भी हमारे यहाँ गद्य साहित्य किया गया, लेखन किया गया, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, हमारी कहानियां, हमारे उपन्यास, हम पंचतंत्र की कहानियां, हमारे महाभारत, हमारे रामायण के जो कथानक हैं, जो उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, जो जीवन का उसमें संदेश है, उन संदेशों से आगे हटकर हम नया कुछ नहीं दे पाए। महाभारत से में जो घटनाक्रम है, जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, उन्हीं कहानियों को हम अपने जीवन में यहाँ आज तक लिख रहे हैं। हमने नया विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ कोई रचना अभी तक नहीं दिया है। महाभारत, आप रामायण को उठा लीजिए, रामायण की जो संदेश है, राम के जीवन का जो चरित्र है, उस चरित्र से हमने एक संबल, एक सशक्त समाज बनाने के हमने प्रयास किया है, लेकिन उससे हटकर हमने अलग से किसी और के जीवन को, रावण के जीवन को लेकर रचनाएं लिखने की कोशिश नहीं की। क्या रावण इतना गरिष्ठ आदमी था? नहीं था। वो भी बौद्धिक था, पढ़ा लिखा था, वो भी विद्वान था। हमने उसके जीवन की अच्छाइयों को अपने समाज में लाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये हमें उस दृष्टिकोण से भी, उस तरफ भी सोचना चाहिए। बहुत सारे पात्र हैं महाभारत के में भी, ऐसे ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन को यहाँ पर देखने की जरूरत है, उन पर लिखने की जरूरत है, एक तरह से नए मूल्य स्थापित करने की जरूरत है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। सर जी, कई ऐसे महत्वपूर्ण पात्र हैं महाभारत या रामायण किसी की बात करें जी, जिनके बारे में पड़ताल किया जाना, उनके बारे में विश्लेषण करना, उनके बारे में शोध करके लिखना अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारे जो पूर्व महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं या पौराणिक ग्रंथों में ले लें, वो कहीं पर न्याय कर पाए हैं किसी चरित्र के प्रति और कहीं नहीं कर पाए। आप उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद भी हो, चर्चा हुई थी कि भानुमति का चरित्र ले लीजिए। वो दुर्योधन की पत्नी थी और इस पद पर होते हुए वो दुर्योधन के साथ सभी विचार विमर्शों में शामिल भी रहती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरी महाभारत देख जाइए, भानुमति के बारे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ तक उसका नाम नहीं लिया किसी ने, नहीं लिया, ठीक है। केवल वन पर्व में एक जगह और शांति पर्व में 2 जगह गांधारी उसके बारे में कुछ कहती है, 1-2 लाइनों में, बाकी कोई चर्चा ही नहीं। तो इस तरीके के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों की विश्लेषण करना आवश्यक लगता है और उन्हें नए परिप्रेक्ष्य देख करके न्याय दिया जाना भी उचित लगता है। लोग जानते ही नहीं कि उन चरित्रों की कितना महत्वपूर्ण थे। खैर, ये तो सोचने वाली बात है। इसी में एक बात आपकी जोड़ देता हूँ, एक आपकी ही किताब है तिक्ष रक्षिता जी। तिक्ष रक्षिता के चरित्र को कितना कैसा चरित्र है वो, हाँ। क्या आप समाज में उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? साहित्य में उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? तिक्ष रक्षिता के मनोविज्ञान को पकड़ने का प्रयास हमारे समाज में क्यों नहीं किया जाता? हम एक तरफा क्यों सोचते हैं कि वो तो राजकुमार की सौतेली माँ थी। अरे सौतेली माँ थी तो वो एक स्त्री भी थी, उसके जीवन के, उसके जज्बातों को हमने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमको समाज के इस पक्ष को भी जानना चाहिए। बिल्कुल, केवल हम एक तरफा नहीं, हमें नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ऐसा ही एक चरित्र अहिल्या का भी है, जिसे मिथिकली अहिल्या का भी किया गया, मिथिकली डेवलप कर दिया गया है, लेकिन उसके सूक्ष्म पक्षों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो हवा से उपजती हुई कहानी लगती है। हाँ, वो जो मैंने अभी आपको कहा ना कि हम जो है वायवी कहानियां लिखने के वो हो गए, हमने उसी पर विश्वास कर लिया। हम महाभारत के खिलाफ नहीं लिखना चाहते, उन पात्रों के खिलाफ, वो जो कैसे पैदा हुए, क्या पैदा हुए, ये तमाम चीजें, जिस तरह की चीजें हमें बताया होगा वो समय का सच होगा। लेकिन आज तो वैज्ञानिक युग है ना, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप चीजों को क्यों नहीं रखते? उन मूल्यों पर क्यों नहीं तुम उसको कसते? ये मेरा दृष्टिकोण रहता है कि उन चीजों को हमें समझना चाहिए। अच्छा, एक और विषय है जिसपे मैं आपका तवज्जो चाहूंगा। विषय ये है कि
पिछले 50 सालों में कहानीकारों तो की ये है, आवाज आ रही सर? इन मुद्दों पर जो अछूते विषय हैं नहीं, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इनका 50 सालों में, इनका मूल्यांकन होना चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 50 सालों में पीछे देखा जाए तो कहानीकारों की लिस्ट तो बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन उन कहानीकारों ने किस प्रकार से, किस शैली पे, किस विषय हाँ पे कैसे काम किया है, उसके बारे में कहीं पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती या पर्याप्त चर्चा नहीं होती। हाँ जबकि जी। हमारा कहना, सोचना है कि शायद एक दशक में एक या दो लोगों को जरूर चुना जाना चाहिए कि जो जिन्होंने उस दशक का रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने उस दशक के बारे में सारी कहानियां रची, समाज के सामने अभिव्यक्त किया, कई विषयों को, मुद्दों को उठाया और उनका विकास किया, कहानी के तौर पर भी और अदरवाइज भी। मुझे लगता है इसमें भी कमी है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे मुझे जो लगता है, मैं इस महानगर में पिछले 40-45 साल से रह रहा हूँ, और इस महानगर के को मैंने बिल्कुल, एक समय दौर वो भी था जब हम लोग कॉफी हाउस में बैठा करते थे, और मोहन सिंह प्लेस में बैठा करते थे, और दूसरी जगह गोष्ठियां हुआ करती थी, जी जी मासिक गोष्ठियां हुआ करती थी। अ, जैसे एक संवाद लगातार बना रहता था। जी लेकिन जी, इधर पीछे कुछ सालों से संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सही चीज और कही। ये संवादहीनता की वजह से क्या हुआ कि हम सीमित हो गए हैं, और जी हम जो सोच लिख रहे हैं, ये जो इसमें जो सोशल मीडिया आया है, जी इसने भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। आज हम चीजों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो हमारे समय में चीजों में एक संवाद स्थापित होता था, कहानी लिखते थे, मैं आपको सुनाता था, आप उसमें मुझे अपनी राय देते थे, मुझे आपकी राय पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, वो तमाम चीजों में अपनी रचनाओं में सुधार कम ज्यादा करता था। लेकिन ये जो संवादहीनता की स्थिति आई है, आज तो ये स्थिति है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो फाइनल है, और जो मैं लिख रहा हूँ न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई ना जी लिखेगा, ना किसी ने लिखा है। जी ये जो धारणा हमारे यहाँ बन चुकी है, और हाँ, इससे जो है पूरे हिंदी साहित्य का नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल सही। संवाद की स्थिति पैदा करना बहुत जरूरी है, और आप तो लगातार आपकी संस्था, आप अपनी संस्था के माध्यम से इस तरह का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम, बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, और तमाम चीजों को दोबारा देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो इसलिए आपकी बहुत सराहना करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, इस तरफ आप बढ़िए। और एक संवादहीनता की जो स्थिति है, इसको तोड़ना है, संवाद जी स्थापित हो, जी संवाद कैसा भी हो, लेकिन संवाद स्थापित हो, जी, डायलॉग तो हो। डायलॉग तो बिल्कुल ठीक बात सहमत असहमत के बाद की चीजें हैं। है। इसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा व्यंग साहित्य पर। व्यंग कथाएं जो लिखी जा रही हैं, लघु रूप में भी और दीर्घ रूप में भी, उनको देख करके आप क्या कहेंगे कि व्यंग का क्या मुकाम तय किया व्यंग ने? देखिए, इधर व्यंग लिखने का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत लिखा जा रहा है। शायद कहानी, उपन्यास से ज्यादा व्यंग लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में वो व्यंग उसमें मौजूद है? कुछ रचनाकारों को छोड़कर क्या सचमुच में व्यंग है, या जैसे प्रेम जन्मेजय कहते हैं कि आप इस रचना को पढ़ लीजिए, इसमें व्यंग मौजूद है। किसी न किसी रचना में व्यंग तो मौजूद रहता है, लेकिन यदि हर रचना में व्यंग मौजूद है, तो व्यंग विधा अलग से तय करने की क्या जरूरत पड़ गई? उनका कहने का अर्थ यह है, मैं जो समझता हूं, प्रेम जन्मेजय जी का जो कहना है कि व्यंग की अपनी एक मौलिक भाषा है, उसका अपना एक तेवर है, उसकी अपनी एक धार है, उसका उसकी अपनी एक उसका अपना एक प्रहार है, जो शब्द के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, आपको प्रभावित करता है। वो एक महत्वपूर्ण रचना व्यंग की है। तो क्या इस कसौटी को हम देखें तो उस तरह का व्यंग क्या सब लोग लिख रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा। कुछ व्यंग का जरूर है, उनके नाम आप गिना सकते हैं, नहीं है ना? सर, देखिए बहुत व्यंग, अच्छा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं हाँ ठीक बात प्रेम जी ने तो पूरा जीवन व्यंग लिखने में ही लगा दिया। लगा अब दी। उनको मैं कहूँ कि नहीं नहीं, इनका व्यंग कमजोर है, नहीं। नहीं नहीं, प्रेम वो जी का तो व्यंग जो के लिए व्यंग लिखने का समर्पित, जो अपना समर्पित। तरीका है, जो बातों को कहने का अपना उनकी संवेदनशीलता है, चीजों को पकड़ने की जो उनकी एक उनमें गुण है, वो अद्भुत है। मैं तो मुझे मुझे कभी मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि प्रेमचंद जी ऐसी जो टेक्निक है व्यंग लिखने की, वो मुझे भी सिखा दीजिए, मैं भी व्यंग लिखना चाहता हूँ। तो देखिए, व्यंग के समय बारे में जब चर्चा होती है तो आपने जो प्रश्न उठाया कि उसे अन्य विधा देना जरूरी क्यों है, अन्य नाम देना जरूरी क्यों है, तो ये सच है, क्योंकि है तो वो मूल रूप में या तो लघु कथा है, या वो सुदीर्घ कथा है, या वो संस्मरण है, जो भी है, कहीं से न कहीं व्यंग उपजता है जैसा काम। अगर आप 936 ईस्वी में क्षेमेंद्र से लेकर के चलें और अब तक करें तो संस्कृत साहित्य में तो व्यंग भरा पड़ा है, लेकिन उसे भरा पड़ा। व्यंग का नाम नहीं दिया गया, उसे मूल विधा के साथ ही जोड़ करके देखा गया। हाँ। तो हम क्यों जबरदस्ती व्यंग में एक नई झंडा फहराना चाहते हैं, और जिसको देखिए वो आजकल व्यंग ही लिख रहा है। हाँ, बहुत तेजी के साथ लिख रहा है, लेकिन उसमें है कहाँ व्यंग, कहाँ मौजूद है? व्यंग कहाँ, सपाट सपाट बयानी ज्यादा लिखते हैं। सपाट बयानी है। तो अब व्यंग आप ऐसा नहीं है, व्यंग लिखने के बहुत अच्छे अच्छे व्यंग लिखे, पूरा संस्कृत साहित्य को देखिए आप, हाँ, वो भरा पड़ा हुआ है। प्रवासी साहित्य के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी व्यापक तौर पर जुड़े रहे हैं साहित्य के साथ और कई संस्थाओं में रहे हैं, तो आपने वहां पर सारी सूचनाएं आप लोगों को मिलती रहती थी। तो प्रवासी साहित्य के बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी, कितना योगदान आप समझते हैं, या वो योगदान सही रूप में है या नहीं? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है, जिस समाज में, जिस परिवेश में रह रहा है, उस परिवेश को अपनी रचनाओं में वो रखने का पूरा प्रयास कर रहा है। बहुत सारे जो प्रवासी रचनाकार हैं, वो जिस समाज में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां की चीजों को देखकर भारतीय समाज के बारे में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। तो उनका जो लेखन है वो सराहनीय है। ये विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी वो हिंदी में लेखन कर रहे हैं, हिंदी को एक समृद्ध कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब हिंदी अकादमी में जुड़ा हुआ था तो प्रवासी साहित्य मुझे पढ़ने को मिला। वहां पे एक थी कि प्रवासी कहानियां और प्रवासी कविताएं, जो रचनाकार थे उनकी रचनाओं को मैंने प्रकाशित किया था। बहुत अच्छे 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 रूप में वो प्रकाशित हुई हैं। जी, तो उसे आप देखिए, तो जो संवेदना है ना, संवेदना के स्तर पर, तो व्यक्ति ही लेखन तो वही करता है जो संवेदनशील होगा। यदि आपकी संवेदनाएं समाज के प्रति जागृत हैं, चिंतित हैं, आपका मौलिक चिंतन उसमें हो रहा है, तो आप कहीं भी रहिए। सवाल तो मनुष्यता को बचाने का है ना, मनुष्य बनाने का है, मनुष्य को बचाने का है। वो चाहे आप यहाँ भारत के किसी कोने में बैठे या अमेरिका के किसी कोने में बैठे, आप मनुष्यता के लिए आप लड़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं। लेकिन भाषा आपकी बिल्कुल दूसरी हो सकती है, भाषा आपकी अंग्रेजी भी हो सकती है, उसमें अभिव्यक्ति अंग्रेजी में भी हो सकती है, फ्रेंच में भी, रशियन में भी हो सकती है, लेकिन आत्म जो चिंतन है, आपकी जो संवेदना है, वो तो मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के पक्ष में खड़ा होने की है। आप कहीं भी रहिए। सर जी तो मेरा इसलिए प्रवासी साहित्य लिखा सर जा जी रहा है, वो मेरा भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपनी रचनाओं में कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनका स्वागत होना चाहिए। सर जी मेरा संकेत इस बात पे था कि साहित्य के सृजन में अगर देश काल वातावरण को भुला दिया जाए तो वो क्षेत्र या वो विषय कट जाता है साहित्य से, और वो साहित्य के दर्पण में आकर के समाज के सामने नहीं मिलता। प्रश्न ये उठता है कि प्रवासी भारतीय बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम प्रवासी संगमन की स्थापना की हमने, और प्रवासियों के लेखन को प्रकाशित करने का कार्य भी हम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमने हिंदी के प्रकाशन के लिए अमेरिका में भी इंडिया नेट बुक्स को सेटअप किया हुआ है और उस पर काम कर रहे हैं। हमारा कहने का सेंस ये है कि अगर हम अमेरिका में हैं तो वहाँ के साहित्य से हमको मिलाना चाहिए या जोड़ना चाहिए भारतीय साहित्य को। अगर हम प्रवासी होकर के भारत की देश हाँ, काल जी जी जी। पर ही लिखेंगे तो हमारे प्रवासी साहित्य क्यों का है, फिर उसे तो सेम साहित्य का है। यही बात मैंने पहले ये बात कह दी थी कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं,
उस परिवेश में जो हमारा चिंतन है, मनन है, जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उस समाज में, उस परिवेश में जो कुछ हम लिख रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति हम अति संवेदनशीलता के साथ अपनी रचनाओं में रखेंगे, तो ये होगा कि आपका एक मौलिक चिंतन होगा। आप जी बैठे अमेरिका में हैं और भारतीय मूल्यों की बात आप वहां से करेंगे, तो वो एक तरह से सतहीपन उसमें आएगा, सतही बना उसमें जाता है। वो मौलिकपन नहीं आ पाएगा। जी तो मेरा यह है कि यदि आप भारतीय मूल्यों को जी रहे हैं, तो जो पाश्चात्य जीवन जी रहे हैं, उस परिवेश में आप जी रहे हैं, तो वहां और यहाँ के जीवन में आपको क्या तुलनात्मक चीजें देखने को मिलती हैं, क्या मूल्य आपने गढ़े हैं, क्या नया दृष्टिकोण आपको मिला है, वो आपकी रचनाओं में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेरा एक विचार बिंदु था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस जी किया जी जाए। जी। अब हम एक क्षेत्र को और टच करते हैं, वो है अनुवाद का क्षेत्र। हम्म। भारत के अंदर ही इतना साहित्य है विभिन्न भाषाओं में कि हम अगर उस साहित्य को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की कोशिश करें तो शायद सालों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। मेरा ये सोचना है कि अनुवाद करके क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अधिक से अधिक साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन समस्या इस चीज की है कि यदि आप अनुदित साहित्य का पूरी तरीके से विश्लेषण करें तो आपको ये मिलेगा कि हिंदी के बारे में जितने सजग दक्षिण भारतीय लेखक हैं या अनुवादक हैं, उतने उत्तर भारतीय नहीं। आप अगर वॉल्यूम देखें काम का तो आपको ये मिलेगा कि तमिल से, मलयालम से, कन्नड़ से, मराठी से, बंगाली से जो साहित्य अनुवाद करके हिंदी में प्रस्तुत किया गया है वो बहुत भारी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है, ये बहुत बड़े आयतन में है। लेकिन उत्तर भारत में रहने वाले जो लेखक हैं वो किसी भाषा को सीख करके हिंदी की चीज को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जोड़ने का प्रयास कम करते हैं। आपको इसके बारे में क्या अनुभव रहा? दरअसल अनुवाद को हमारे यहाँ, कम से कम उत्तर भारत में, हिंदी क्षेत्र में जी अनुवाद को गंभीरता से नहीं लिया जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये तो कोशिश करते हैं कि आपकी रचनाओं का अनुवाद दूसरी भारतीय भाषाओं में हो जाए, लेकिन आप उत्तर भारत के लोग दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखने का कितना प्रयास करते हैं, आप कितनी कोशिश करते हैं? अनुवाद पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसको हम इस रूप में भी हमें लेना चाहिए। मुझे तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या कोशिश क्या करते हैं कि हम किसी का अनुवाद ना करें, हमारी हिंदी रचनाओं का अनुवाद भी दूसरी भाषाओं वाले करें और अपनी भाषा का अनुवाद भी वो हिंदी में खुद ही करें, करके दें। जी हिंदी में करके दें। भाई ऐसा क्यों? आपको भी तो प्रयास करना चाहिए ना, एक तरफा थोड़ी चलता है। ठीक बात तो है। ये अनुवाद को हमारे यहाँ कभी गंभीरता से उस रूप में लेते ही नहीं। तो इससे ये है, मैं आपको ये बहुत विकट स्थिति है। और यदि पूरे भारत के भारतीय जीवन को आपको समझना है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर जीवन को, मनुष्य जीवन को समझना है, तो अनुवाद आपके लिए बहुत बड़ा माध्यम। अनुवाद के बगैर आप जीवन को नहीं समझ सकते, पूरे भारत को नहीं समझ सकते, तो अनुवाद तो होना ही चाहिए। तो ये मेरा तो, हम तो लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो मेरे पृष्ठभूमि, जो मेरी मातृभाषा है कुमाऊनी, मैं तो, हमारी तो कोशिश ये है कि मैं कुमाऊनी में नहीं लिखता, लेकिन मेरा प्रयास है कुमाऊनी में भी अच्छा से अच्छा साहित्य अनुदित होकर जाए, वो लोग वहां पढ़ें। और यदि कुमाऊनी में अच्छा साहित्य है उसको हम कम से कम हिंदी में तो लाएं। और हमारे यहाँ तो लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर, चाहे वो एक बोली के स्तर पर है, एक राज्य स्तर में भी उसको मान्यता है, उस भाषा को नहीं है, लेकिन हम उसको समृद्ध करना चाहते हैं। समृद्ध होगा तो निश्चित तौर पर हमारी भाषा की तरफ, हमारे साहित्य की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, तो हमारे क्षेत्र की तरफ भी जाएगा, हमारे राज्य की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। जब तक हम चीजों को सामने ही नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा, कुमाऊनी का लोक साहित्य पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिए
कुमाऊनी का लोक साहित्य जितना समृद्ध साहित्य है वो दूसरी बोलियों और भाषाओं का नहीं, नहीं। इतना समृद्ध साहित्य है। लिखित साहित्य वहां निश्चित तौर पर 150-200 साल से आया है, लेकिन वहां का जो लोक साहित्य है, लोक जीवन है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, जागर है, जो वहां के लोक गीत हैं, वो इतने समृद्ध है, वो अद्भुत है वहां का जीवन। इसी संदर्भ तो में ये मैं सब आपको, तमाम चीजें हिंदी में आनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आनी चाहिए। तो सर मैं ये कह रहा था कि इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 2 कदम उठाए हैं। पहला जी कदम ये उठाया कि हमारी जो एनजीओ है बीपीएफ फाउंडेशन, जो अवार्ड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ने एक योजना घोषित की है कि अगर अच्छा अनुदित साहित्य कोई आएगा सामने तो उसका प्रकाशन हम बिना किसी शुल्क के करेंगे। यानी वो ग्रांट देंगे और प्रकाशक जो है ना वो लेखक से कुछ नहीं लेगा। तो इस तरीके से एक योजना के द्वारा हमने अनुवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। नहीं, ये इसका बिल्कुल स्वागत होगा, आप इसको करिए बिल्कुल निसंकोच। और जितनी पैठ आपकी हिंदी बेल्ट में है उतनी पैठ पूरे भारत में बनेगी, पूरे भारतीय साहित्य की को आप साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक मानक स्थापित आप करेंगे। और बहुत मुश्किल है, आप मेरी कहानियों का यदि कन्नड़ में अनुवाद हो जाता है या मराठी में हो जाता है या बांग्ला में होता है तो दिक्कत है, कौन उसका प्रकाशन करे, प्रकाशन के लिए भी दिक्कत है जी। हिंदी में तो हर कोई आना चाहता है, लेकिन दूसरी भाषाओं में जाने के लिए बड़ी दिक्कत है। तो मेरा आपको यदि आप ये कदम उठाते हैं तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि निश्चित तौर पर ये स्वागत ये कदम होगा आपका, और इस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आपको सूचित करना चाहूंगा और दर्शकों को भी कि हमने लोक साहित्य पर बहुत काम किया है और अभी तक हम लोक साहित्य में तकरीबन 35 किताबों के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसमें से 13 या 14 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और वो समग्र रूप में क्लासिफाइड तरीके से आपको अलग पृथक पृथक पुस्तक मिलेगी जो आप पढ़ सकते हैं। तो भारत की लोक कथाएं और विश्व की लोक कथाएं 2 सीरीज में हमने पब्लिकेशन किया है, तकरीबन 14 किताबों का अभी तक। तो कुमायूनी का अगर कोई लेखक हो तो हम उससे मिलना चाहेंगे अगर आपकी नॉलेज में कोई आए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि साहित्य लेखन के अलावा आपकी अभिरुचि और किन चीजों में है? देखिए, पहले मैं सर्विस में था, 5 साल पहले रिटायर हो गया और अब मैं अपनी एक बहुत शानदार जो जिंदगी होती है वो जी रहा हूँ और उसी को जीना चाहता हूँ। उसमें मेरा जो शौक है, मेरे अपने लिखने पढ़ने का शौक है, उसके लिए मैं जितना समय निकालता हूँ मैक्सिमम समय मैं उसके लिए निकालता हूँ। और इसके अलावा मेरी कोशिश ये है रहती है, मैं लगातार भ्रमण पर निकलता हूँ, यात्रा पर निकलता हूँ। मैं दिल्ली में बहुत कम रहता हूँ, जब मन करता है मैं यहाँ से घूमने के लिए निकल जाता हूँ। मैं ये इतना मानता हूँ कि यदि मैं बाहर जाता हूँ तो वहां से फिर मैं चार्ज होके आता हूँ। मैं अपने को बहुत मानसिक रूप से मजबूत और समझता हूँ और मैं फिर नए तरह से सोचने का, काम करने का अपने के लिए अपने को तैयार करता हूँ। तो यात्रा करने से मुझे दुनिया को समझने, देखने का मौका मिलता है और मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि मैं घूमने जाऊँ, यात्राओं पर निकलूं। वो सीमित साधन है, जितना कर सकते हैं मेरी कोशिश रहती है। और मेरे यात्रा वृत्तांत भी मैं शायद मैं आपको बता दूं, 2 यात्रा वृत्तांत की मेरी पुस्तक है। सबसे पहला मेरा कोणार्क पर लिखा था, उसका बंगला में भी अनुवाद हुआ था। फिर नील के आर पार हुआ था जिसमें मैंने भारतीय यूरोप और भारतीय जीवन दर्शन को यात्राओं के माध्यम से रखने का प्रयास किया था और उसकी वो किताब बहुत पसंद की गई। और अभी भी मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, रूस की हैं, सेंट पीटर्सबर्ग की है, अंडमान सॉरी मलेशिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट की हैं, कई सारे देशों की हैं। और मैं वहाँ के जीवन को जितना मैं समझ पाया हूँ, चीजों को सांस्कृतिक रूप से जितनी चीजों को मैं समझ पाया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ भारतीय जीवन के संदर्भ में उन तमाम चीजों को रखूं। आपसे बात करते करते मुझे याद आ गई कि मैंने पहाड़ पे कुछ लिखा है, तो मैं आपकी अनुमति लेकर के उसका पाठ सुनाना चाहूंगा। जी, अच्छा लगेगा। शीर्षक है पहाड़।
हम्म। कविता इस प्रकार है। नंगा पहाड़ विस्मित है, नंगा पहाड़ विस्मित है, नहीं दिखते उसे चारों ओर हरियाली भरे वन उपवन, बाग बगीचे, वृक्ष और लताएं, वनस्पतियां और औषधियां, हरे भरे खेत खलियान, जो कभी थे सबके जीवन के आधारों, जिनसे होती थी बरसात, जिनसे विकसता था पर्यावरण, जिनसे नियंत्रित होती थी जलवायु, और जिनसे चलते थे बाजार और व्यापार, जिसका थे वो साधन और स्रोत, जिस पर होता था वहां के निवासियों का कामकाज और अर्थोपार्जन, और बनती थी समाज की अर्थव्यवस्था सदियों से। बहुत खूब। नंगा पहाड़ विस्मित है क्योंकि नहीं दिखते उसे उत्पात मचाते बंदर, फुदकती गिलहरियां, कुलाचे भरते हिरन, इधर उधर ताकती लोमड़ियां, हुआ करते शिकार, चुपचाप चरती भेड़ें, हौसले बनाते पक्षी, मस्त गाती कोयलें, व्याकुल उड़ती टिटीरी, और प्रकाशित नहीं महसूस होते उनके वक्ष पर रेंगते हुए सरीसृप और जीव जंतु। नहीं दिखती उसे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, कल कल कहती बहती नदियां, टकराती और चूमते उसके कूल किनारे बहते हुए झरने, सुनाते हुए मृदु संगीत और कलसों से बहती पानी यौवनाएं और सुंदरियां। आज वो खोजता है अपना हरियाली भरा अतीत, बादलों भरा आसमान, बारिश की झूमती हवाएं, लहराते पेड़ पौधे, खेती करते किसान, फसल काटती औरतें, बागों में फल तोड़ते बच्चे और नाचते मनमयूर। आज वो खोजता है आज वो खोजता है अपनी घाटी में बसे गांव, गोबर और गेरू से लिपे घर, कोलाहल भरी गलियां, खेलते और झगड़ते बच्चे, हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग, चूल्हा फूंकती औरतें, और पशुओं का चारा बनाते नौजवान। पर ऐसा लगता है कि विकास की गंगा में बह गया सब कुछ और बच गया केवल सन्नाटा उसके आसपास दूर तक। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये खासकर जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको आपने पूरी तरह से सामने रखा, और यही वहाँ उदासीपन, जो विकास की जो संभावनाएं हम तलाश रहे थे, वो विकास कहाँ है, क्या हम उस रूप में देख रहे हैं, क्या गांव के गांव जो खाली हो गए हैं, ये क्यों है, इसके कारण क्या है, वो खूबसूरती कहाँ है जिसका आप बखान कर रहे हैं, आप पहाड़ वीरान क्यों हैं। इन मूल्यों की तरफ, इन कारणों की तरफ हमें जाना चाहिए, और यदि हम इन चीजों को समझते हैं तो जीवन में लेखन की सार्थकता इसी बात की है कि आपको कहीं और वो लेने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, विषय वस्तु लेने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ आपके पास मौजूद है जी। क्या आप एक मनुष्य को तो बचाना चाहते हैं ना, ठीक बात। आप पहाड़ को बचाते हैं तो पूरे मनुष्य जाति को आप बचा रहे हैं ना, आप पूरे प्राणी जीवन को बचाना चाहते हैं। हाँ, ये आपका दृष्टिकोण है, नजरिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कविता, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी, मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और आखिरी प्रश्न आपके लिए कि अपने अनुभव, अपने लेखन कार्य रचना धर्मिता और यायावरी के साथ जो आपने ग्रहण किया, जो आपने सीखा, या जो आपको निष्कर्ष आपने निचोड़े, उनके आधार पर उदीयमान लेखकों के लिए और नवीन लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये बात भी मैंने इसमें कह दी थी कि आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, इसमें उतार चढ़ाव बहुत है। हमारा जीवन, हमारे जीवन में भी संघर्ष था, वो बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष था। आज के युवाओं में दूसरे तरह के पास दूसरे तरह का संघर्ष है। सवाल सरवाइव का है, आपको अपने को जीवंत बनाए रखने का है। जीवंत बनाए रखने के लिए आपको तमाम वो सब चीजें करनी होंगी जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान, एक प्रतिष्ठित इंसान, एक संपूर्णता को लिए हुए इंसान आप बन सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही संघर्ष करना है, वही जिजीविषा पालनी है, उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ना है जो मूल्य आपके समाज में स्थापित किए गए हैं। परंपराएं हैं, परंपराओं को तोड़ना आसान है, लेकिन उनके साथ नई परंपराएं यदि आप स्थापित कर सकते हैं, एक मूल्यवान परंपरा स्थापित कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा,
हम संवेदनशीलता के साथ चीजों को समझते थे, लेकिन आपको आज का जो दौर है वो अति संवेदनशीलता का है। हमारा संवेदनशीलता का था, इनका दौर अति संवेदनशीलता का है, चीजों को पकड़ने का है। तो चीजों को जितनी बारीकी से मजबूती के साथ आप रख पाए, पकड़कर मजबूती के साथ रख पाएंगे, उतना आपको लाभकारी होगा। सतही चीजें अच्छी नहीं होती, वो लंबी रोज तक घोड़ा बनना पड़ेगा, तो आपको उसी तरह का संघर्ष भी करना पड़ेगा, हृष्ट आपको होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास जो साहित्य मौजूद है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भारतीय मूल्य जो आपके पास हैं उनको आपके पास सुरक्षित रखिएगा। जो वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको एक नए नजरिए से देखने का आपके पास विजन होना चाहिए जी। और वैश्विक साहित्य में क्या लिखा जा रहा है इसको भी आपको समझना चाहिए। तमाम आपके पास बहुत बड़ा खुला एक मैदान है, एक क्रिकेट का मैदान है, आप बॉल कहीं से भी मारिए, आपको आउट करना ही करना है। तो आपको खेलना है, बहुत बड़ा विस्तार आपके पास, बहुत बड़ा मैदान आपके पास है, तो आप खेलिए। खेलने के लिए हार जीत तो बात की बात है, लेकिन आपको प्रयास करना, आगे बढ़ना है और मेहनत करना है। तो मेरी शुभकामना यही है कि पहले आप भारतीय जीवन को समझें, भारतीय मूल्यों को समझें, उसके बाद वैश्विक संदर्भ में अपने को कहाँ पर पाते हैं उस दृष्टि को, उस नजरिए को सामने रखेंगे तो आप एक नई चीज देंगे, नया काम करेंगे और आपका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सारगर्भित साक्षात्कार रहा और आपने बहुत सारी नई चीजों से हम लोग, हमारे दर्शकों को और हमें अवगत कराया। हम चाहेंगे कि इस तरीके की बैठकी कभी कभार होती रहे, ताकि आपके अनुभवों से हम कुछ सीखते रहें। और मैं अनुस्वार मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने थोड़े ही समय में हमको एक टाइम दे दिया, शॉर्ट टाइम नोटिस पे बल्कि समझिए नो नोटिस पे। तो हम अभिभूत हैं और आपकी बातों से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी, और आपने मुझे मौका दिया। मैं टूटे फूटे शब्दों में जिस तरह भी अभिव्यक्त कर पाया हूँ, मेरा बिल्कुल नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं है। एक सकारात्मक सोच के साथ मैं एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मनुष्य की तलाश में हमेशा रहता हूँ, और आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।